हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्लड के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्रेन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेडीज के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं। पढ़ना है, क्योंकि एक हाथ से ये बीमारी लेके आते हैं और फिर दूसरे हाथ से क्योर लेके आते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों से ही हमारा नुकसान है। तो मुझे घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हो चुका है पागल। और बोले हैं कि एक गांव में शायद एक ही आदमी बचेगा, यानी कि बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। बोले कि इतने लोग मरेंगे कि जो शरीर को कांध देने के लिए, शमशान लेने के लिए कोई नहीं रहेगा। जो है बॉडी वहां का वहां पड़ा रहेगा, और जंगली जानवर आके उसको खाएंगे। इतना डेथ्स होंगे ये। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, जो वर्ल्ड इवेंट्स और इंडिया के इवेंट्स, पूरी के इवेंट्स जो इंडिकेट करेगा कि किस समय ये होगा। तो एक्चुअली इनके जो रचयिता हैं और वो जो ग्रंथ की रचना किए हैं, वो है एक्चुअली जो शून्य ब्रह्म या निराकार ब्रह्म के उपासक थे ये लोग। मानी पद में हम ओम मानी। नमस्कार टू एवरीवन, आई एम आशीष कुनिया, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है जगन्नाथ चटर्जी जी। ही इज फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, और ये बहुत नॉलेज रखते हैं इस करंट सिनेरियो में जो इस टाइम पे इस प्लेनेट पे चल रहा है उससे रिलेटेड। जब ये 17 साल के थे तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, जब इनको अमृत बूटी दी जाती है किसी भी चीज के लिए, तो ये इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उससे रिलेटेड। तो उसके बाद फिर ये उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इन्हें पता लगता है आगे जाके कि सारी की सारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर लूट माच मची हुई है, और ये कलयुग चल रहा है, और इस टाइम पे हर कोई बेवकूफ बना रहा है इन अमृत बूटी के नाम पे। तो इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। इनका मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि भविष्य मालिका से रिलेटेड था। तो मुझे लगता है ये उड़ीसा से ही हैं और इनके पास बहुत सारी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के दिन आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि भविष्य मालिका से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। लोग इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट वॉज इन उड़ीसा, उड़िया। और जो वहां के लोकल हैं वही इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो हमारे साथ हैं जगन्नाथ चटर्जी जी। नमस्कार जी सर, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन इसी चीज से स्टार्ट करना चाहूंगा, भविष्य मालिका से, कि ये भविष्य मालिका सिंपल शब्दों में अगर आप बताना चाहें कि ये है क्या, किसने लिखा, कितना पुराना ग्रंथ है, और इसके अंदर जो अभी चीजें चल रही हैं जो इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, क्या वो सभी सत्य हैं? तो आप प्लीज इस पे थोड़ा सा प्लीज लाइट डालिए। देखिए, हम जो उड़ीसा के हैं, हमको पता है कि एक भविष्य मालिका है। यह बहुत दिन से पता है हम लोगों को। और इसमें फ्यूचर में क्या होगा उसका इंडिकेशन दिया हुआ है। हालांकि पहले लोग समझते थे कि ये जो कुछ होने वाला है, ये आने में अभी बहुत देर है। शायद 400-500 साल बाद ही ये होगा। लेकिन जो पढ़ते थे इनको, और इनमें बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हुए हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस, जो वर्ल्ड इवेंट्स और इंडिया के इवेंट्स, पूरी के इवेंट्स जो इंडिकेट करेगा कि किस समय ये होगा। तो एक्चुअली इनके जो रचयिता हैं, वो 5 दोस्त हैं। उनको पंचसखा बोला जाता है। और ये चैतन्य के टाइम के हैं, यानी करीब 600 साल पुराने हैं ये लोग। और वो जो ग्रंथ की रचना किए हैं, वो है एक्चुअली जो शून्य ब्रह्म या निराकार ब्रह्म के उपासक थे ये लोग। ये लोग ओके। एक्चुअली बुद्धिस्ट थे। लेकिन जब हम्म। बुद्धिस्टिज्म का पतन हुआ, तो ये लोग जो भक्ति मूवमेंट में आ गए। और चैतन्य देव के बहुत फेवरेट थे इनके लीडर, जो स्वामी अच्युतानंद थे। उन्होंने हम्म। करीब 1 लाख किताब उन्होंने लिखा है। और ये जो भविष्य के बारे में उन्होंने लिखा है,
ये इसलिए लिखा है कि लोग समझ जाएं और कलियुग के फांस में नहीं पड़े, और अपने आप को स्पिरिचुअली कल्टीवेट करे, क्योंकि वो हर वक्त बताते रहे कि ज्यादा दिन अब नहीं है। इसलिए भगवान के पास रहो, भगवान की आराधना करो, शून्य ब्रह्म की आराधना करो, ये सब। लेकिन उन्होंने इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन उन्होंने दिया है कि लोग उसके बाद जान गए कि ये जो बोलते हैं वो हो रहा है। उन्होंने ये सब प्रेडिक्शन दिया था, जनरल प्रेडिक्शंस, जैसे भगवान धीरे धीरे लोगों से दूर होते जाएंगे, लोग भगवान को भूल जाएंगे। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो जैसे वेद, गीता, ये सब को लोग भूल जाएंगे। अपने पिता माता के प्रति जो श्रद्धा रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। लोग बहुत ही स्वार्थी हो जाएंगे, और अपने आप को मदद करने के बजाय बजाय वो अपने आप से लड़ेंगे, और बहुत सारे क्राइम्स होंगे। और ये जो हम अभी देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल जो लाइसेंस चल रहा है, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि लोग धीरे धीरे बहुत ही करप्टेड हो जाएंगे चारों तरफ से, इकोनॉमिकली पैसे की ये लालच रहेगी, ये सब। तो हम्म। मैं कैसे ये सब के संस्पर्श में आया, जब मैं 9 साल का था, करीब 1971 में। तो हम्म। मैं एक जगह में रहता था, वो एक एयरफोर्स बेस, मेरे पिताजी वहाँ नौकरी करते थे। तो वहां से एक पिकनिक के टीम निकला था, और वो पहुंचा छतिया। ये छतिया में क्या है ना, एक जगन्नाथ टेम्पल है उधर। क्योंकि जो अच्युतानंद जो प्रेडिक्शन किए हैं कि जगह पुरी में पानी आ जाएगा, समुद्र का पानी आ जाएगा, और तब जगन्नाथ आके इस मंदिर में रहेंगे। और वो मंदिर अभी कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्योंकि वो हम्म। प्रेडिक्शन भी है कि वहां का कंस्ट्रक्शन जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये इवेंट सारे होने शुरू होंगे। और आप अगर उधर जाएंगे अभी, तो आपको दिखेगा कि पूरा मंदिर अभी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि समय अभी बहुत नजदीक है। हम्म। और सारे इंडिकेशंस क्या है ना, जो यहाँ के पुरी के राजा है, उनका जो पीरियड ऑफ रूल वो भी दिया गया है। और वो नेक्स्ट ईयर, जो इंडिकेशन है नेक्स्ट ईयर जब उनका होगा तब से ये शुरू हो जाएगा। और भी है कि जो सैटर्न है वो पाइसेस में जाएंगे, यानी मीन शनि जोग होगा। वो भी 2024 के अक्टूबर में होगा, फिर से 25 मार्च को होगा, 2025 मार्च। तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि तब से ये जो डिस्ट्रक्शन पीरियड फुल फेजेड वो शुरू हो जाएगा। हालांकि 2024 भी कुछ कम नहीं रहेगा, बहुत सारे डिस्टरबेंस 2024 में होंगे। और पूरी से सभी के संकेत हमको मिलते हैं। जैसे उन्होंने लिखा था कि पुरी का मंदिर के ऊपर का आकाश जब लाल हो जाएगा, तब समझ लेना एक बहुत ही विध्वंसी युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वो जब हुआ उसके कुछ दिनों में यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हो गया। स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा था कि पुरी के मंदिर के ऊपर गिद्ध उड़ेंगे, तो बहुत सारे गिद्ध उड़े एक एक दिन, सबके सब बहुत माने आश्चर्य हो गए, क्योंकि मंदिर के ऊपर पंछियां उड़ती नहीं है। तो ये गिद्ध आके उड़ने लगे, लोग समझ गए कि अभी बुरा समय आ रहा है। और भी लिखे थे कि पुरी और भुवनेश्वर के बीच एक नेशनल हाईवे होगा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। पुरी के मंदिर से पत्थर गिरेगा, वो पत्थर भी गिर चुका है। तो हम्म। ये जो सब इंडिकेशंस वो हो चुके हैं। और भी लिखे थे कि एक जो होगा वो बिना 20 में, कोरोना के टाइम में वो हो चुका है। जो रथ यात्रा हुआ वो पुलिस ने उसको कराया, कोई भक्त नहीं थे, क्योंकि सभी को लॉकडाउन में था। और उन्होंने लिखा है कि इस इवेंट का 9 साल 9 महीना 9 दिन के बाद ये कलियुग का मामला पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो चुका होगा। तो ये 2030 का डेट दे रहे हैं कि उसी के अंदर सब कुछ होगा। तो ये जो टाइम है अभी का, अभी देखिए, अभी मई जून से
हम लोग बहुत कुछ देखेंगे, उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हमको मालूम पड़ रहा है। जैसे कि आगे ये जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, फिर इलेक्शंस है, तो ये तय है कि बहुत कुछ होगा। बहुत क्लासेस होंगे, पॉलिटिकल क्लासेस होंगे, रिलीजियस क्लासेस होंगे। ये समय बहुत बुरा आएगा। और राइट। जब ये बुरा समय आएगा, वो लिखे है कि तब बलराम आएंगे आएंगे देश को शासन करने के लिए। तो बलराम कौन है अभी पता नहीं चल रहा है। वो कोई सन्यासी होंगे करके बोल रहे हैं। और वो जो रूलर होंगे वो वॉलेंटरीली उनको छोड़ देंगे, कोई इलेक्शन नहीं होगा। हालांकि को सभी चाहेंगे कि वो आए, हमारे आर्मी भी चाहेगी, लोग भी चाहेंगे, और वो आके वो बहुत स्ट्रांग रूलर होंगे, जो डिसीजंस अब की सरकार नहीं ले सकती है, वो डिसीजंस वो लेंगे। तो ये जो डिस्ट्रक्शन के बारे में वो लिखे हैं, वो लिखे, सब कुछ लिखे हैं उसमें। नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। भूमिकंप हम्म। होगा, सुनामी होगा, फिर भुखमरी होगी, बहुत सारे बीमारियां आएंगे। और जो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सब काम करना बंद हो जाएंगे। वो युद्ध के समय होगा। और युद्ध में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिकल, आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सभी बैटरी भी काम नहीं करेगी। तो ये कैसे हो सकता है? वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कमेट आके टकराएगा पृथ्वी पर। तो हम्म। वो जब टकराएगा, पृथ्वी का जो है टिल्ट, वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक का जो है वो भी बिगड़ जाएगा। तो उसी के वजह से जो सुनामी आएगी, वो पूरी को नष्ट कर देगा। हाँ, जो उससे जो पानी ऊपर उठेगा, वो मंदिर के जो ऊपर का जो फ्लैग है उसके ऊपर से जाएगा। देखिए, मंदिर ही एक पहाड़ के ऊपर है, बालू का पहाड़ का हम्म। ऊपर है। वो मंदिर बहुत ऊंचा है, आप देखे होंगे अगर गए होंगे। हम्म। तो आप हम्म। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उछाल आएगा समुद्र में। और वो जो कॉमेट आके गिरेगा, वहां पर वो एक माउंटेन होके रहेगा उसके बाद। यानी कि समुंदर के अंदर होगा, और समुंदर के बाहर जो पीस होगा वो एक पहाड़ जैसा दिखेगा। और वो जो है पानी के अंदर में गिरेगा, और 18 माइल्स इनलैंड भी उसका पोजीशन होगा। तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तब होगा। और इसके पहले 33 डेज वो दिखेगा, आकाश में आ रहा है, जैसे दो सन वो होगा, वैसे लोग डरे हुए होंगे। चारों तरफ हम्म। पूरा खलबली मच जाएगी, क्या आ रहा है, क्या होगा। और वो रात को आके हम्म। गिरेगा, और वो जो पानी निकलेगा, वो पानी 60-70 किलोमीटर अंदर घुस जाएगा। तो उसी टाइम में जो है एक युद्ध चल रहा होगा उड़ीसा में। और कुछ लोग जगन्नाथ के मूर्ति को लेकर भागने की कोशिश करेंगे। वो एक ट्रेन आया होगा, वो ट्रेन में वो लेके जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन वो हम्म। छतिया के पास एक स्टेशन है, बैरी, वहां पर गाड़ी कुछ मैल फंक्शन करेगी, वहां से लेके जाएंगे उनको, वो मंदिर को। हम्म। तो ये जो सारे प्रेडिक्शंस हैं, तो अभी के जितने आज तक के प्रेडिक्शंस हैं, सब हो चुके हैं। मैं आपको जैसे बताया, सब हो चुके हम्म। हैं। और यहाँ पर एक 1999 में बहुत बड़ा एक साइक्लोन, सुपर साइक्लोन आया था। वो भी हम्म। वो प्रेडिक्ट कर चुके थे। और 1999 के बाद, ये साइक्लोन आने के बाद, लोगों में और भी दिलचस्पी आई कि वो क्या बोल रहे थे, उनके उसके बारे में वो जाने। और फिर जो कोरोना कोरोना के भी उन्होंने बहुत एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया था। हाँ, हम्म। उन्होंने कहा था कि यही टाइम हो रहा है। उन्होंने कहा था कि लोग घर में रहेंगे, और हम्म। गाय के मुंह में जैसे पट्टी बंधा होता है, ऐसे लोग पट्टी बांध के घर में छिपे होंगे। तो देखिए, वो कितने एक्यूरेट प्रेडिक्शन उन्होंने दिया था। और भी राइट। वो एक वार्निंग दिए है। और भी वार्निंग क्या दिया है कि आगे का जो आएगा महामारी, उसमें हम्म। जो दवाई दिया जाएगा, उस दवाई से महामारी और फैलेगी।
ये बहुत हम्म। बड़ा वार्निंग है, लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए हम्म। 600 साल पहले एक ये आके ये बता के गए हैं। तो हम्म। जो समझने का जो समझेंगे वो समझ जाएंगे कि कौन सी दवाई दी जाएगी और किससे ये भयंकर रूप लेगा। अमृत बूटी जो और भी अभी आज पिछले के अमृत बूटी जो पिछले दो कुछ तीन साल कुछ से तो चल है, रही है। कुछ तो हाँ, है। कुछ तो गड़बड़ है। और भी वो है, आज के जमाने के डॉक्टर्स के बारे में ये पंचसखा में से कोई एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है हम्म। कि ये लोग बीमारी क्या है नहीं समझेंगे, बीमारी का इलाज क्या है नहीं जानेंगे, फिर भी ये लोग वैद्य बोलाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। हम्म। और और एक भी है, मैं इधर बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये हम्म। अभी लगभग सबको मालूम है कि आगे आने वाला है। हालांकि लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लोग डर जाते हैं इसको सुन के। और भी एक देखिए, अभी होल आप देख रहे हैं चारों तरफ एक धुआं सा माहौल है, पोल्यूशन के वजह से हो या कुछ से वजह से हो। ये भी वो प्रेडिक्ट करके गए हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं तब दिखेगा। हाँ, देखिए छोटे छोटे बात को भी वो बहुत जैसे आंखों में देख रहे हैं, वो जैसे आंख आंख में देख रहे हैं ऐसे ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें। और बोले हैं कि एक गांव में शायद एक ही आदमी बचेगा, यानी कि बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। बोले कि इतने लोग मरेंगे कि जो शरीर को कांध देने के लिए शमशान लेने के लिए कोई नहीं रहेगा, जो है बॉडी वहां का वहां पड़ा रहेगा और जंगली जानवर आके उसको खाएंगे। इतना डेथ्स होंगे ये डेथ्स के बारे में और भी बहुत लोग बोल के गए हैं। जैसे हमारे गुरु नानक के किताब में भी मेरे को पंजाबी जो दोस्त है बोले हैं कि वो लिखे हम्म। हैं कि इंसान इतना कम रहेंगे कि 240 किलोमीटर के अंत में एक एक थोड़ा सा रहेगा। लोग आग जला के बैठे होंगे ऐसा कुछ। यानी कि आप हाँ, समझ मैंने भी सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन बिल्कुल होने बिल्कुल वाला मैंने है। भी मतलब ऐसे हाँ बहुत से हाँ, लोगों ने भविष्यवाणी की है जिसमें ये तो खासकर बताया गया है कि भाई कोसों दूर कोई एक आदमी मिलेगा और लोगों के पास बस पैसा बस, बोरियां भर के होगा लेकिन खाने को नहीं होगा। कुछ और नहीं, खाने तो को नहीं ये होगा। सर ये ये तो सारी उसके चीजें पहले देख आएगा। के ये तो पहले आएगा। हाँ, ये तो पहले आएगा, स्टेप वाइज होगा सब कुछ। तो लेकिन ये सब पहले चीजें जब आएगा कोई कि नॉर्मल आदमी भयंकर। सुनता है तो उसको डर जाएगा। नॉर्मल आदमी को जब ये सब चीजें पता लगती हैं कि भाई ऐसी ऐसी हाँ, चीजें हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं तो वो तो डर भरेगा। तो हम इसको किस एंगल से समझें कि लोग डरे ना तब और लोग इसको एक मार्गदर्शक की तरह देखें बजाय कि डरने के। तो वो कैसे देखिए होगा? वो जो लिखे हैं वो किसी को डराने के लिए तो नहीं लिखे। वो तो साफ हम्म। साफ है कि भैया आगे ये होने वाला है, संभल जाओ, प्रभु का नाम लो। जैसे हैदा खान बाबा जी वो आए थे, 17 साल थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो वो क्या बोले, वो बोले कि ये डिस्ट्रक्शन जो है वो भगवान शिव के अंडर में होगा, तो ओम नमः शिवाय तुम्हारा मंत्र होना चाहिए। ये जो लिखे हैं ये पांच दोस्त पंचे सखा, हैदा खान बाबा जी भी वही चीज बोल के गए हैं। तो ये सब तो होने ही वाला है। और लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही डर जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो तो आप एटलीस्ट जो सफरिंग कर रहे हैं उनका मदद तो थोड़ा सा कर सकते हैं। और जिनको युद्ध करना है वो तो युद्ध करेंगे ही। हाँ, तो ये जो युद्ध होगा ना ये कम्युनिटी में होगा, राइटिंग होगा, हाँ, स्टेट और स्टेट के बीच में होगा, कंट्री और कंट्री के बीच में होगा। तो सारा जो दुनिया है वो एक बैटलफील्ड हो जाएगा और उसके बीच बीच में भयंकर सारे भूकंप आएंगे, भयंकर सारे जो समुद्र का पानी इधर उधर आएगा।
बाढ़ होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि बारिश ही ना हो। हाँ, हम्म। तो ये सारे चीज तो आएंगे। और वो एक लिखे हैं कि 7 दिन का एक भूमिकंप आएगा। तो इमेजिन कीजिए 1 सेकंड का भूमिकंप में कितना ये होता है। हम्म। और 7 दिन कंटिन्यूअसली अगर भूमिकंप होता है तो क्या होगा? यानी कि ऊपर का जो लैंड है वो नीचे चला जाएगा, समुद्र के नीचे का जो लैंड है वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा जो हम्म। सिविलाइजेशन है उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा। और कौन बचेंगे? ये जो तो हमारे सभ्यता से दूर हैं। हम्म, एक सवाल आता बोलिए है सर क्या मेरा यहाँ पे। बोलना चाहते हाँ सर, जैसे हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ये 4 युगों का अपना साइकिल होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग के अंत में एक प्रलय होती है। तो ये उसी चीज से रिलेटेड कुछ इन्होंने पंच सखा ने लिखा है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद दोबारा से क्या बिल्कुल सतयुग आता है, या फिर ये ऐसे धीरे धीरे अगर मलिनता आई और धीरे धीरे ही फिर दोबारा कलयुग, फिर दोबारा त्रेता, फिर सतयुग ऐसे आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब एकदम ये नहीं नहीं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जो बचेंगे वो अपने ऊपर काम करेंगे और फिर वो धीरे धीरे एक नया युग लेके आएंगे, ऐसा होगा, या फिर एकदम से एक झटके के अंदर ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं, करने के लिए ये होगा? टोटल टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। देखिए, उन्होंने लिखा है कि जो हमारे देवता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ये ग्रुप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ग्रुप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो वो लिस्ट में है वो बच जाएंगे। और वो भी एक लिखते हैं कि उनको एक प्रोसेस के अंदर में लिया जाएगा, जैसे उनके सारी बीमारी खत्म हो जाएंगे। जो बूढ़े हैं वो फिर से जवान हो जाएंगे। ये बहुत ही आश्चर्य चीज है। और हाँ। वो लोग एक्चुअली वो नया युग का जो धरोहर बनेंगे। तो वो कंप्लीटली एक नया युग होगा। ऐसे भी मैंने प्रेडिक्शन पढ़ा है कि वहां पे जैसे हम लोग पुराण में पढ़ते हैं, जैसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका शरीर नहीं है लेकिन वो ऋषि हैं, वो हैं। ऐसे भी होगा। तो ये सत्य युग होगा, कंप्लीट सत्य युग। ये जो कलयुग का नाम निशान मिट जाएगा और फिर से एक चेंज आ जाएगा। जैसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत हाई स्टेज में रहेंगे और वो अपने अंदर जो ब्रह्म की अनुभूति उनके अंदर में रहेगी। यानी कि ब्रह्म को काम करने के लिए बहुत ही अच्छा शरीर और मन मिलेगा। हाँ। और एक भी प्रेडिक्शन है कि ये मैंने एक हमारे यहाँ उड़ीसा के एक आए थे, उनके साथ मेरा परिचय था। तो वो बोले थे कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन की आएगी जो बहुत कुछ ये नेक्स्ट सत्ययुग का जो कंस्ट्रक्शन है ज्यादातर वही करेंगे। तो हमने पूछा था ये कहाँ से आएंगे, कोई दूसरे प्लेनेट से? तो वो कुछ नहीं बताए। लेकिन एलियंस। मैंने जो रिसर्च किया, ये लोग एलियंस नहीं है, ये हमारे ही अंदर है। वो जो है ना एंटार्क्टिक के अंदर एक सिविलाइजेशन है, इनर अर्थ। अगर आप गूगल करेंगे हाँ, तो मैंने आपको मैंने मिल पढ़ा है जाएगा। इसके बारे में। बिल्कुल पढ़ा है मैंने, इनर बड़ा अर्थ वही सिविलाइजेशन। हाँ। वही लोग वो अभी भी वार्निंग दे रहे हैं, बहुत सारे वार्निंग्स वो लोग दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। ये तो करीब 100 साल पहले भी उन्होंने वार्निंग दिया था। एक यूएस का एडमिरल, जनरल बैड उनका नाम था, वो गलती से वहां घुस गए थे अपना प्लेन को हम्म। लेकर। तो उन्होंने हम्म। उनके माध्यम से तब का अमेरिकन जो सिस्टम है उनको वार्निंग दिया था कि आप जो रास्ते में जा रहे हो वो बहुत ही शीघ्र एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लाएगा। तो आप जो कर रहे हो वो अपने आप को चेक करो। हम्म। क्योंकि अगर पृथ्वी का कुछ होगा तो वो भी अफेक्टेड होंगे ना। हालांकि अंदर में है लेकिन बाहर हम्म। एक बहुत बड़ा घमासान होगा तो वो भी अफेक्टेड होंगे। तो एनीवे, ये होने के बाद वो आएंगे और वो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी देंगे जो कि जो कि ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिसका कोई हार्म नहीं हो। तो पूरा जो सेफ आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। है। आज जो हमारे आज पास हमारे नहीं पास है नहीं है। वही अच्छा टेक्नोलॉजी, सर, नहीं है इससे वो इसी चीज से टेक्नोलॉजी एक देंगे। क्वेश्चन और निकल के आता है, इसी चीज से एक क्वेश्चन और निकल के आता है। हम्म, जैसे यूएस और बाहर की कंट्रीज के अंदर ना बहुत ज्यादा यूएफओ फिनोमेना देखने को मिलता है।
कि उनको जी जी ऐसी जी जी टेक्नोलॉजी हवा में उड़ती हुई दिखती है जो हम ह्यूमंस मैच ही नहीं कर सकते। तो वो जी बहुत जी। ज्यादा बात करते हैं कि दिस इज एलियन टेक्नोलॉजी। तो एजेंट। इंडिया के अंदर में भी ये चीजें कम देखने को मिले, लेकिन बाहर बहुत मिलती हैं। तो मुझे यहाँ से एक लिंक मिल रहा है आपसे कि दैट इज फ्रॉम द इनर अर्थ सिविलाइजेशन में भी। वो इनर जो धरती के सिविलाइजेशन अंदर रहते हैं वो बहुत एडवांस हैं। ठीक है बहुत ना। एडवांस्ड है वो। और ये वो हो और सकते हैं जिन्हें वो लोग एलियन समझते हैं। उनका रेफरेंस आपको रामायण और महाभारत में भी मिलेगा। उनका ठीक। जो टेक्नोलॉजी के बारे में उनका रेफरेंस, तब जो टेक्नोलॉजी था, ये लोग थे हाँ। ना बाहर थे, ये लोग अंदर में नहीं थे। जो हम्म। ये चेंज के इसके पहले जो डिस्ट्रक्शन आया था उसमें वो लोग अंदर घुस गए, नहीं तो वो बाहर ही थे। और उनका हम्म। भी इंटरेक्शन हुआ था, हाँ, हमारे साथ। और जैसे आप देखेंगे बहुत सारे सिविलाइजेशन में यूएफओ का डायग्राम है। बिल्कुल। वो देते हैं ऐसे ऐसे। तो हमारे यहाँ भी विमान का जो उल्लेख है, हाँ, वो विमान क्या था? जो रावण का जो विमान था, वो माइंड से पुष्पक। चलता था, माइंड से चलता था वो। तो ये सब सारे रेफरेंस तो हैं। हालांकि हमको बताया गया कि ये सब गलत है, क्योंकि हमको जो सच है उसको छिपाकर हम लोग को दूसरी दुनिया में रखा गया है। ये बताया कि यही मॉडर्न थॉट है, लेकिन हमारे पूर्वज वो ढोंगी नहीं थे। वो बहुत ही सिंसियर थे, वो बहुत ही अच्छा नॉलेज हमको देके गए हैं। लेकिन वो नॉलेज को ब्लॉक कर दिया गया है। और जो भी वो नॉलेज को पढ़ता है उसको बैकवर्ड बताया जाता है, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बताया जाता है। तो हम्म। आप देखो, जो 600 साल पुराने ये लोग गरीब थे, बहुत ही गरीब, भिखारी जैसे गरीब कि, मगर उनके अंदर क्या पावर था, आप समझो कि वो सब कुछ जो भाप के हमको वार्निंग देके गए हैं। और हम्म। ये जो वार्निंग है दिए हैं, वो बहुत ही क्या कॉम्प्लिकेटेड वे में दिए हैं। हालांकि हम्म। उनको मालूम था कि हम अगर खुल के बोले तो हमारे ऊपर भी कुछ हो सकता है, अटैक हो हम्म। सकता है, इसलिए बहुत ही घुमा फिरा के वो बता के गए हैं। लेकिन अभी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पढ़ के हमें बता रहे हैं। तो ये डराने के लिए तो नहीं है। लेकिन आप देखो, अगर वो भी नहीं बोलते तो हमको तो अब मालूम है ना कि आगे हम्म। क्या होने वाला है। क्योंकि हम्म। ये जो आज का जो सिस्टम है वो चाहता है कि डिस्ट्रक्शन हो, लोग मरे, पॉपुलेशन एक जो है करीब 5 करोड़ का पॉपुलेशन रहे। तो वही तो प्लान कर रहे हैं। इतना प्रेडिक्शन के अंदर हमको नहीं जाने से भी हमको तो पता लग रहा है। तो यहाँ पे बताइए। एक क्वेश्चन उठता है सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। जैसे मैं आपकी बातों से भी समझ पा रहा हूँ और मैं खुद की रिसर्च से भी समझ पा रहा हूँ दैट देयर आर फ्यू इंडिविजुअल्स हु कंट्रोल दिस फिजिकल वर्ल्ड। जो एटलीस्ट हम जो प्लेनेट पे रहते हैं वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और वो अपने हिसाब से हमें एक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जो कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। राइट। जी तो एक तो जी होगी ये डिस्ट्रक्शन जो मैन मेड है, जो वो खुद से कर रहे हैं। ठीक है। और एक डिस्ट्रक्शन वो होगी जो शिव जी कर रहे हैं, जो प्रलय के अंदर आ रही है। ठीक है ना। तो जैसे एक तो जैसे हार्प टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत सारी चीजों के अंदर चेंज कर देते हैं। अर्थक्वेक भी वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस बारिश खुद से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। तो एक तो हो गया मैन मेड डिस्ट्रक्शन, एक हो गया नेचुरल डिस्ट्रक्शन। तो दोनों चीजें ये एक साथ होंगी, तभी तो मतलब इतने ग्रैंड लेवल पे ये चीजें निकल के आएंगी। और एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो लोग जानते हैं, वो आज के दिन ये जितने भी अमीर लोग हैं ये बंकर्स बना रहे हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स। फेसबुक का मालिक बिल गेट्स, amazon का मालिक, ये हर कोई बंकर्स बना रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े बंकर्स नीचे। तो यानी कि इनको कुछ ना कुछ तो पता है कि कुछ या तो ये करने वाले हैं या फिर ऊपर से कुछ ना कुछ तो होने वाला है। राइट। और ये अभी देखिए, का समय है जब ये हमको होगा। बोला हमको बोला जाता है कि भगवान नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फेक है। लेकिन वो जानते हैं कि भगवान है, इसलिए वो डेविल की वर्शिप करते हैं। डेविल क्या है? एंटी गॉड। तो वो हम्म। भगवान को अपोज करते हैं और डेविल की वर्शिप करते हैं। उनको मालूम है ये टाइम डिस्ट्रक्शन का टाइम है, उनको मालूम है। तो वो एक सिनर्जी लाना चाहते हैं कि उनका जो डिस्ट्रैक्शन और नेचुरल डिस्ट्रैक्शन मिल जाए, तो उनका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। लेकिन क्या होगा कि
एक समय के बाद सब कुछ उनके हाथ से चला जाए। वो जैसे प्लान करते होंगे वैसा नहीं होगा। ये जो हम्म, शिव जी हैं वो अपना प्लान चलाएंगे। और उनका प्लान जो है 2024 से ही चालू हो गया है। अभी आप हम्म, देखिए, जो कल्कि की बात हम लोग कर रहे हैं वो आइदर 25 में ही आएंगे या 26 में आएंगे। बहुत ही घमासान होगा, उसके बीच में से वो आएंगे। वो है हमारे साथ। हम्म, हम्म। आप राजस्थान के कुछ टेम्पल्स हैं, तो वो मैं गया हूँ वहां इंडिकेशन पे। देते हैं कि वो हाँ, वो गए। वहां पर एक विष्णु का मंदिर है। तो हम्म, वो विष्णु का मंदिर में वो लेप चढ़ाते हैं। तो हर वक्त क्या होता था ना, उनका जो राइट साइड का लेप वो शाम होते ही गिर जाता था। और वो प्रेडिक्शन था, जब वो गिरना बंद हो जाएगा तब समझ लो कि कल्कि का प्रेजेंस है अभी पृथ्वी में। 2015 में वो गिरना बंद हो गया। तो वो इंडिकेशन दे दिए कि कल्कि हम्म, आ गए हैं। वो है। हम्म, और भी हम्म। एक है, एक घोड़ा का टापू जो है वो छू वो गया पैर है। उठा रहा जो है। हम्म, हाँ, आस्ते आस्ते वो छू वो मेरे को पता चला है कि 22 फरवरी 2022 में वो करीब छू हम्म, दिया है। तो ये सारे हम्म, इंडिकेशंस हैं। और भी हम्म, हमारे पूरी से भी इंडिकेशंस आपको हमको मिलेंगे। जैसे जो एक स्तंभ है, अरुण स्तंभ स्तंभ बोलते हैं, जो है हम्म, मंदिर के सामने, वो हम्म, गिर जाएगा या वहां से ले लिया जाएगा। तो अभी एक देखिए, एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर के चारों तरफ। शायद वो उससे अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि ये सब रेत के ऊपर ये सब कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ एक्चुअली कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम्म, रेत को आप डिस्टर्ब कर दो तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। लेकिन चल रहा है, ये डेवलपमेंट के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। बोलने का भी कोई ये नहीं है, स्कोप नहीं है, क्योंकि सभी पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। लेकिन आप हम्म, देखिए, जैसे समय चक्र जैसे घूमना है, वो अपना घूम रहा है। और ये जो इवेंट्स हो रहे हैं वो समय ही उसको कर रहे हैं। हमारे सामने काल खड़ा है। अभी हम तो वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि काल के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। जो भी काल को रोकने का भी कोशिश करता है, काल उसको उड़ा के ले जाता है। तो अभी क्या है, अभी का स्टेज है, हम लोग सब शांत होके देखें कि क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे हाथ के अंदर में और कुछ भी नहीं है। लोग बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप देखिए जो बड़े बड़े हैं, जो वो बोल रहे हैं कि अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हमको अब देखना है कि प्रभु की लीला बस देखना बाकी रह गया। हम जैसे अभी भविष्य मालिका के बारे में बात कर रहे थे कि ये जी जो जी आगे आने वाले 5 से 6 साल हैं बहुत क्रूशियल हैं। इसी जी जी चीज से सर एक लिंक और है। जैसे आजकल एक नई टर्म आ रही है, सोलर फ्लेयर्स। जी जी। ठीक है कि सन कुछ ऐसी एक्टिविटी करने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो ये प्लेनेट झेल नहीं पाएगा। तो क्या इसका लिंक भी कुछ इन्हीं चीजों के साथ है जो नेचुरल डिजास्टर के अंदर हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? हाँ, उसी के अंदर ही आएगा। जो अब देखिए, हम जो मशीन्स यूज कर रहे हैं, इतने सारे मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी किससे बना है? पंच तत्व से बना है। तो आप जितना भी मशीन बनाएंगे वो इस पंच तत्व को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसका बेसिस यही है। और पंच तत्व बिगड़ जाएंगे। वो आप देखिए, अभी आग का जो इंसिडेंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पानी एक डिजास्टर का माध्यम बन जाएगा, एयर डिजास्टर का माध्यम बन जाएगा, भूमिकंप आएगा, अर्थ डिजास्टर का माध्यम बन जाएगा। तो हम ही रेस्पॉन्सिबल, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और जो हम सोचते हैं कि अर्थ एक मटेरियल चीज है, वो है नहीं। अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी कॉन्शियस है। और हम जानते हैं जब यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अर्थ जो उसका जो पर्सनैलिटी है वो जाके महाविष्णु से मुलाकात करते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो वो आते हैं पृथ्वी पर, और उसके बाद वो ये चेंज का जिम्मेदार भी वही होंगे। तो ऐसा एक पर्सनैलिटी भी आए हैं। वो आए थे, हालांकि वो आए हैं 1964 में।
लेकिन 1976 में उनका जन्म हुआ। वो 2016 में गए। 40 इयर्स वो थे पृथ्वी पर। और उनका भी जिक्र जो है वो इस मालिका, भविष्य मालिका में है कि ऐसे आएंगे। वो अपने घर से वो 12 साल माँ के पेट में रहेंगे, इसका भी उल्लेख है। वो वही था। उनका माँ का कंसेप्शन 1964 में हुआ था, लेकिन उनका जन्म हुआ था 1976 में। तो ये सब प्रेडिक्टेड है। वो रोज 40 साल थे इस पृथ्वी में, 40 साल वो उसके बाद गए हैं। लेकिन वो बताए थे कि मेरे आने का ये मतलब है कि आगे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन होने वाला है, और मैं आया हूं उसको थोड़ा सा संभलने के लिए, ताकि इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। और वो बताए थे कि ऐसा डिस्ट्रैक्शन पहले पृथ्वी में कभी भी नहीं हुआ है। ये श्री अरबिंदो भी यही बात कहते। वो कहते कि आने वाला जो डिस्ट्रक्शन है वो पृथ्वी में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये सारे चीज है। और वो मैं जैसे बता रहा था कि शायद 2030 में इसका डिस्ट्रक्शन का अंत हो जाएगा। देखिए, ये 23 से 24, 25, 26, 27 बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी। फिर 28 को लोगों को लगेगा कि ये संभल गया, ये खत्म हो गया डिस्ट्रक्शन जितना होने का था। लेकिन फिर वो शुरू हो जाएगा 29 में वर्ल्ड वॉर होके। और 29-30 मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन उसी टाइम में होगा। और ये जो अर्थक्वेक, 7 डेज अर्थक्वेक, ये भी मेरे को लगता है कि उसी समय होगा, जो कंप्लीटली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं पृथ्वी में, वो एक भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रहेगा, सभी के सभी वो खत्म हो जाएगा। और आप पूछ रहे थे कि हमें क्या करना है। तो हैदर खान बाबा जी ने कहा है कि जो जिसको जो करना है वो करेगा। हमको हाथ में हाथ लगाकर नहीं बैठना है। हम भी इसके अंदर जितना काम करने का है हम करेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन नॉलेज क्या है? इंडियन नॉलेज है कि आत्मा अमर है। और ये जो पृथ्वी है, ये हमारा एक एग्जाम की तरह है। ये ह्यूमन लाइफ एक एग्जामिनेशन की तरह है। हम आते हैं, परीक्षा देते हैं, एक स्टेज से दूसरा स्टेज जाते हैं। तो ये जो आने वाला जो डिस्ट्रैक्शन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम है और स्कोप है कि हम अपने जो स्टेज है उससे कोई गुना ज्यादा हम प्रोग्रेस कर जाएं इसके अंदर। जैसे महाभारत युद्ध जब हुआ था, तो सबके सब स्वर्ग चले गए, क्योंकि उसका जो क्षेत्र था वही मुक्ति क्षेत्र था। वो क्षेत्र में अभी भी किसी का मौत होता है तो उसका कोई श्राद्ध नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है वो सीधा चला गया, सुधर गया वो पूरा। उसका जो है और कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। तो वैसे ही इस कमिंग वॉर में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे भी हो, वो किसी का मदद करके करे, युद्ध करके करे, एक्टिविज्म करके करे, जो भी करे, उसका फल उसको बहुत गुना ज्यादा मिलने वाला है। तो हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है। और जैसे हमारे एक शास्त्र में भी है, हम लोग एक्चुअली वी आर विटनेस, हम साक्षी हैं। जो भी हो रहे हैं, हमारी जो सत्ता है उसको देख रहा है। वो साक्षी मोड में रह के हम लोग को काम करते जाना चाहिए। और ये नेक्स्ट स्टेज कैसे आएगा, उसके बारे में भी जो आए थे उन्होंने बताया था कि बाई 2035 अराउंड बहुत बड़े बड़े सोल आएंगे पृथ्वी पर। और वो जो नॉलेज था हमारे पहले, उसको जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं क्लाउड से, वो फिर से उसको डाउनलोड करके जाएंगे। तो एकदम जो है सटीक शास्त्र रहेगा, सटीक नॉलेज रहेगा। लोग जो है बहुत हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाएंगे। और जो है देवता लोग, जैसे पहले हम पुराण में देखते नारद आ जाते थे, वो आ जाते थे, मैनिफेस्ट कर जाते थे, ऐसे भी वो आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि जो माहौल होगा उनके लिए भी अच्छा माहौल होगा आके इंटरेक्ट करने का। और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप करेगी, लेकिन वो हार्मफुल टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उसका बहुत ही रेस्पॉन्सिबल यूज होगा। और सोसाइटी बहुत ही अच्छा बनेगा। लेकिन एक बात है, जो डिस्ट्रक्शन होगा उसके बाद करीब 20-30 साल लग जाएंगे पृथ्वी को शांत होने के लिए। वो जो पीरियड होगा, वो 30 के बाद टिल अराउंड 2065 तक, वो कुछ खास अच्छा नहीं होगा। जो लोग रहेंगे, इधर वो
अंडरग्राउंड टनल में रहेंगे या बहुत ही इंटीरियर्स में रहेंगे, उनको वो पीरियड उनको पास करने का है। तो मगर उनके साथ उनको हेल्प भी मिलेगा। फिर वो ये लिखे हैं, अच्युतानंद लिखे हैं कि अराउंड 2065 2065 से फिर एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी शुरू हो जाएगी। तो हम्म, ये बात हमारे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बिहार में रहते हैं। तो उन्होंने भी 2020 में कहा था कि आगे के 45 इयर्स जो हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। और वो बोल रहे थे कि आकाश की स्थिति अच्छी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने प्रेडिक्शन करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो इतना मायूस हो गए सब कुछ देख के। उन्होंने हम्म, प्रेडिक्शन करना ही शुरू कर दिया। वो तो बोले मेरे को इसमें और पढ़ने का नहीं है, मेरा बहुत। तो अभी जो है और बहुत बड़े भीड़ देखेंगे कल की। तो अकेला नहीं आएंगे ना, उनके साथ पूरी टीम बहुत आती है बड़े उनके बड़े साथ में। योद्धा सब आएंगे। उनकी तो पूरी हम टीम आती है उनके ना, जिनको अलग काम अलग सबको काम देखेंगे मिलता है। जितना। पूरी पूरी टीम आएंगे। वो वर्ल्ड का जन्म हो गया है, बहुत सालों से वो है, वो अपने काम करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा। हालांकि जो है वो उसको सहन करना सभी के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन हम्म, ये तो हमारा कर्मों का फल है। हमने तो जानबूझकर ये कदम उठाया है, हम तो प्रोग्रेस में बह गए हम लोग। ये हमको कभी भी हम सोचे नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। नेचर के ऊपर जब भी अटैक होता है, नेचर बहुत हम्म, सहन करती है। तो आज तक हमको वो जिंदा रखा है, लेकिन अभी उसका भी जिंदा रहने का टाइम आ गया है। तो वो उसका जो काम है वो करेगा। बिल्कुल 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 सर। बहुत बढ़िया, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जैसे आजकल ना इससे रिलेटेड ये वीडियो भी बनने लग गए हैं कि भाई भविष्य मालिका में ना इतना सब कुछ लिखा नहीं हुआ है, और लोग इसको गलत इंटरप्रेट करके लोगों को डरा रहे हैं, या फिर एक ट्रेंड बन गया है कि इंटरनेट पे ये चीजें वायरल हो रही हैं तो लोग इससे रिलेटेड बहुत सी बातें कर रहे हैं। बट नहीं, इसमें सच्चाई भी है, हमें आज इस वीडियो से ये पता लगा। दूसरा, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे किसी भी, अगर हिंदू भाई से हम पूछें या फिर वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उससे अगर हम पूछें कि भाई ये जो अभी करंट चल रहा है, वो बोलेगा कलयुग चल रहा है। तो जब पूछते हैं कि भाई कलयुग कब खत्म होगा, तो वो एक बहुत बड़ा फिगर देते हैं, 4,32,000 साल अभी तो कलयुग के बचे हैं, और पता नहीं कब आएंगे लॉर्ड कल की और कब होगा ये सब कुछ। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉर्ड कल्कि का इसमें रोल क्या है, और ये टाइमलाइन इतनी बड़ी कैसे आ गई? 4,32,000 साल का फिगर 99% लोगों के पास जो है वो क्यों है? इसके ऊपर मैंने भी रिसर्च किया है। तो देखिए, दो तीन चीजें ऐसे हैं। जैसे अच्युतानंद बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े महापाप हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो वो कलियुग का समय जो है घटता चला गया है, और करीब 5,000 साल हो गया है। क्योंकि जो चीज होना ही नहीं चाहिए वो हो रहा है। और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कनाडा में रहते हैं, हिंदुइज्म के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। वो बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध जो था वो इतना भयानक था कि बहुत एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्वर्ग मर्त पाताल, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज के लोग हैं। तो महाभारत के युद्ध में वो बहुत सारे जो मैंने लोग थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, और उनके लोग भी पृथ्वी में जन्म ले लिए। तो बहुत ही आसुरिक लोग पृथ्वी में जन्म लिए हैं, जिनका पाप से कलयुग का क्षय हुआ है। और जिनके बारे में मैं बोल रहा था वो भी बोले हैं कि कलयुग जो है वो खत्म होने वाला है, इसलिए ही मैं आया हूँ। हैदर खान जी भी यही बोले थे। हाँ, गोरखनाथ जी भी यही बोले थे। रामकृष्ण भी बोले ये कलयुग है, यहाँ पे खाली मंत्र की साधना करो और कुछ करना नहीं है। चैतन्य देव भी ये कलयुग के को मान के ही आए थे कि अभी जो है इस टाइम का मंत्र है हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र है। तो सबके सब यही बोल के गए हैं कि कलयुग ये है, अंतिम समय है, और ये अंतिम समय एंड होने वाला है। और अच्युतानंद जो थे
वो कोई मामूली इंसान तो थे नहीं, कभी झूठ नहीं बोले। उन्होंने भी यही बता के गए उनका ग्रंथ में कि सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहा हूं वो होके ही रहेगा। तो इतना बड़ा वो एक स्टेटमेंट दिए हैं। तो अभी ये मानना गलत है कि ये 4,32,000, हाँ हो सकता है कि एक लार्जर साइकिल हो, उसके अंदर में भी एक छोटा साइकिल चलता रहता है, लेकिन एक एक साइकिल जो है वो यही 5,000 का पीरियड ही रहता है। हालांकि सत्ययुग का टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, उसके बाद जो युग आते हैं वो थोड़ा थोड़ा घट के करीब 5,000 ही होता है कलियुग का पीरियड, क्योंकि उसके बाद इतना डिस्ट्रक्शन अर्थ सहन नहीं कर पाती। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और मेरे पे यहाँ पे उठ रहा है। जैसे कि आज के दिन बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि यार सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, वो नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं जो भी बुराई या फिर जो भी अंधकार इस प्लेनेट पे इस टाइम पे घट रहा है। तो जैसे अमेरिका की तरफ देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखते हैं, वहां के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो जब मुझसे कोई सवाल पूछता है इस टाइप का, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि भाई ये सब एक्टर्स हैं, ये सब पेड एक्टर्स हैं, पपेट्स हैं, इनको कोई पीछे से चला रहा है। और यही सेम चीज जब मैं अपने भारत देश के लिए बोलता हूं कि वहां तुम्हें जो स्टेज पे दिख रहा है और जो टीवी पे दिख रहा है, जो मीडिया पे दिख रहा है, वो दिखाया जा रहा है इसलिए दिख रहा है, असलियत कुछ नहीं है उसमें। तो बहुत से लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, मोदी जी तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां कर रहे होंगे अच्छा, बट स्टिल या तो इन्हें पता नहीं है कि इनको पीछे से कौन किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये उन्हीं से मिले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो ये जनता को क्लियरली नहीं बता रहे हैं। मे भी आगे टाइम आए तो ये बताएं, मे भी इनको समझ में आए, मे भी ये सब जानते हो और जानबूझ के ही ना बता रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। बट इसमें आपका क्या कहना है कि ये सब प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर ये सब उस नेगेटिव साइड का पार्ट ही है? देखिए, समय तो अच्छा नहीं है। कलियुग इन इटसेल्फ एक बहुत ही भयानक चीज है। हम लोग जब बचपन में, हमारे दादाजी वगैरह सब थे, तो इसके बारे में वो लोग डिस्कस करते थे कि कलियुग तो है, अभी और भी बिगड़ेगा आगे, बहुत ही माने कठिन समय आएगा। तो बहुत डिस्कशन होता था, हम जब बच्चे थे हम सुनते रहते थे। तो कलियुग तो हम जब बच्चे थे तब भी इतना भयानक स्थिति नहीं था, लोग ठीक थे, फ्रेंडशिप अच्छा था, लोग अपना देखभाल करते थे, सभी का कम्युनिटी लाइफ था। तो हमारे आंखों के सामने सब कुछ बदलते हुए चला गया। मैं जो बोल रहा था, मैं जो छतिया गया था 9 साल की एज में, तो वहां पर एक साधु भी ऐसे बता रहे थे बैठ के कि देखो बहुत ही भयानक समय आने वाला है, सब कुछ जो है पॉइजन्ड हो जाएगा, खेत पॉइजन्ड हो जाएंगे, पानी पॉइजन्ड हो जाएगा, एयर पॉइजन्ड हो जाएगा, और लोग जो है वो पूरा क्रिमिनल हो जाएंगे। तो हम उनको विश्वास नहीं किए थे, तो कहीं ये कहीं तो ये दिख नहीं रहा है, तो ये आदमी क्या बता रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब ये सब होने लगा तो का सब पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन मैं और आज का समय कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब देखिए, हम लोगों का दो एग्जिस्टेंस है, एक है फिजिकल एग्जिस्टेंस और एक है सोल लेवल एग्जिस्टेंस। और हमारा काम क्या है इधर आके? हमारा काम है वो सोल लेवल एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देना, वही हमारा रियल काम है। मगर वो काम अभी नहीं हो रहा है, अभी हम लोग सब फिजिकल एग्जिस्टेंस में बंधे हो गए हैं, इसलिए जो आत्मा है उसको बहुत कष्ट पहुंच रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आगे का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि जो हमारा काम है वही अगर हम ना करें तो जो सृष्टि में लोग भेजते हैं वो आके बोलते हैं, लेकिन लोग ये टाइम में सुनते नहीं हैं, क्योंकि लाइफ आसान हो जाता है। लाइफ जब तक डिफिकल्ट रहता है लोग ठीक रहते हैं, लाइफ जब आसान हो जाता है
जब एंटरटेन ज्यादा हो जाता है लोग बिगड़ जाते हैं, तो वही स्टेज हम लोग देख रहे हैं। और आप चारों कंट्री कितना टॉक्सिसिटी हो गया है। आप देखिए सब कुछ आप जो खा रहे हैं वो भी टॉक्सिन है। तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? अभी हम ये नहीं बता सकते कि सब ठीक हो रहा है। और जो लोग टॉर्चर्ड हो रहे हैं उनका जो लेवल ऑफ टॉर्चर भी आप देखिए। आप अगर ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि सभी ठीक है। बहुत सारे टॉर्चर है। और ये जो हम चेंज देख रहे हैं, जो भी आप देखिए अभी, जैसे भी हो, तो धर्म आ रहे हैं सामने। धर्म आ रहा है सामने। और ये ठीक है, ये तो एक अच्छा बात है, लेकिन धर्म का जो है पावर वो भी हम देखेंगे आगे। हमने जो धर्म को नकार दिया है उसका कॉन्सिक्वेंस भी हमें भोगना पड़ेगा। तो वही हमें प्यूरिफाई करेगा और जो सत्ययुग के लिए प्रिपेयर करेगा। तो ठीक है, वह राम मंदिर हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसको लोग कोई एंटरटेनमेंट की तरह ना देखें। ये जो हो रहा है, ये ऊपर वाला हमें संकेत दे रहा है, भाई अभी टाइम आ गया है, तुम ठीक राह पे चलो। और अगर अभी भी हम नहीं चलेंगे तो जो होना है वो होगा। और कल की कौन है? वो राम ही आएंगे कल की बनकर। तो ये जो हो रहा है ये कल की को ही इनविटेशन जा रहा है, वो अपना काम खुद कर रहे हैं। तो अभी हमको धर्म का वैरियर होना चाहिए। और हम क्यों आए हैं पृथ्वी में उसका भी पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। सर, यहाँ पे मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जैसे आज के टाइम में जब एक बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसके 4-6 बूटी लगा देते हैं। ठीक है। तो मैं इस पे आपकी राय जानना चाहता हूँ कि मतलब इतना कंट्रोल किसका हो गया कि बच्चा पैदा हो रहा है वो भगवान की देन है, और भगवान ने उसके अंदर इतनी एडवांस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन। प्लेनेट पे हमने कितनी मशीन बना ली, लेकिन इससे एडवांस कोई मशीन है नहीं जो परमात्मा ने बना के दी है। लेकिन हमें इस पे विश्वास नहीं है, और इसके अंदर हम लोगों के अंदर एक फियर क्रिएट करके कि भाई बच्चे को ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप ये भी बूटी ले लो, ये भी बूटी ले लो, ये भी बूटी ले लो। 4 टाइप की बूटियां उसके अंदर डाल देते हैं, बच्चा रोता है। और अगर आप डॉक्टर को बोलो कि यार ये क्या कर रहे हो, हमें नहीं करवाना अपने बच्चे का, तो वो आपको ज्ञान देने लगते हैं कि आप अपने बच्चे को इस हक से दूर कैसे कर रहे हैं। ये इस बच्चे का हक है कि इसको ये प्रोटेक्शन मिले। तो जैसे मेरी लड़ाई हो गई थी डॉक्टर के साथ, अरे मैं भाई तू पैसे ले ले, ठीक है, बट मेरे को नहीं करवाना। आप तो मूर्ख हैं, मतलब उसके खुद के शब्द थे ये। आप इतने मॉडर्न एजुकेटेड होके आप इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल था, मैं ये बताया इसके अंदर क्या है, पता है तेरे को? इतने डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने इसको बनाया है, इसके अंदर ये है वो, मत तेरे को पता है एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं? तो वो उस टाइम पे चुप हो गया। मां, जब तुम्हें ही नहीं पता देन व्हाई आर यू रिकमेंडिंग दिस थिंग टू एवरीबडी कि ये लगाओ, इसका फायदा होगा। मैं तो 2 साल का हो गया मेरा बच्चा, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, और ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने नहीं लगवाया और वो ज्यादा बढ़िया सिचुएशन के अंदर हैं। और जो लगवाते हैं उनके या तो दांत खराब हो जाते हैं, उनको 70 टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, आके फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो। तो ये एक साइकिल क्रिएट कर दिया। और अगर मैं इस चीज के बारे में किसी से बात करता हूं ना, तो मेरे को हर जगह से रिपल्शन मिलता है। इवन मेरे पेरेंट्स, इवन आस पड़ोस के लोग 2 साल तक इतना ज्ञान दिया, अरे बेटा क्या कर रहे हो, लगवा लो लगवा लो। तो मैं आपसे इसके अंदर आपकी क्या राय है, और साइंटिफिक तरीके से आपने मेरे को फोन पे बताया था कि बेटा ये होता है, तो मैं वो अपने व्यूअर्स के लिए चाहता हूं कि आप प्लीज एक्सप्लेन करो। मैंने जितना इसके अंदर घुसा है शायद ही कोई इंडिया में हो जो घुसा होगा इसके अंदर, क्योंकि मैं डैमेज हो गया था इससे। और मुझे भी कोई आंसर नहीं मिला। और मुझे जो गाइड किए हैं वो दुनिया के अव्वल नंबर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं। क्योंकि सब बिके हुए नहीं है। और हम्म। बहुत फाइट भी लोगों ने किया है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सबको कि इसके अंदर साइंस है ही नहीं। इसके इसका जो शोध है ये 1937 में पता चल गया कि ये कितना भयानक है। और इसका कोई प्रिवेंटिव कैपेसिटी नहीं है। तो आप देखिए, एक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो सबको एक्साइट करता है, वो है पैसा।
टारगेट और कमीशन की बात है, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि ये लेना चाहिए। अगर आप ये पैसा हटा दो और अकाउंटेबिलिटी ला दो कि अगर कुछ हुआ तो भाई हम तुम्हें तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे, सब इसको छोड़ देंगे और किसी को भी नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि पैसा है, कोई अकाउंटेबिलिटी, जीरो अकाउंटेबिलिटी। अगर बच्चा मर जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये दो चीज है जो इसको टिकाए हुए है। और हमारे जो अभी मेडिकल सिस्टम है, ये हेल्थ के ऊपर आधारित नहीं है, ये जो है ना, ये बीमारी के ऊपर आधारित है। लोग अगर स्वस्थ रहे तो ये सारा सिस्टम जो है, $9 ट्रिलियन का टर्नओवर बताता है WHO इसको, उससे भी ज्यादा है ये शायद $13 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन है। ये सारा के सारे के सारे कोलैप्स कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट की भी इंटरेस्ट है इसको टिकाए रहना, क्योंकि रेवेन्यू आती है जो इसके अंदर में है, जो एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, उनका उद्देश्य है कि ये बना रहे, क्योंकि उनका इनकम इससे आता है। और यही बात है। और दूसरी तीसरी बात है ये है कि जो लोन्स लेते हैं हमारे गवर्नमेंट, उसका एक कंडीशन है कि ये सब बच्चों को लगवाया जाए। तो आप देखिए कितना बड़ा फंदा उन्होंने तैयार किया है कि लोग बीमार पड़े और उनका जिंदगी जो है वो मेडिसिन लेते लेते ही कटे, इनका फायदा हो, यही रीजन है। और हम जो बोलते हैं ना, लोग चेंज हो गए कलयुग में, क्यों हुए? इसका जो मेंटल रिपरकेशन है, ये अमृत का, इसको अगर आप पढ़े, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, और इसको अगर आप पढ़े, आपकी आंखें खुल जाएगी कि हम जो देख रहे हैं बच्चों में, जो बिहेवियरल एनोमेलीज देख रहे हैं, बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं लोगों में, जो अभी एक कवि ने कविता मैंने सुना था कि लोगों की आंख में अब नाखून आ गए हैं। तो ये क्यों हुआ? ये अपने आप में नहीं हुआ, ये जितने सारे ये टॉक्सिन हमारे अंदर में डाले हैं, ये उनका प्रभाव है। ये हमें चेंज करके रख दिया है इंसान को। और ये अगर नहीं होते तो कलिजुग शायद वही 4,32,000 ही होता, 5,000 में खत्म नहीं होता। तो ये सब बिजनेस है, इसके अंदर में जीरो साइंस है, मेडिसिन के अंदर में साइंस नहीं है। ये बात बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बताए गए हैं। रिचर्ड हॉटन थे, वो लैंसेट के एडिटर थे। उन्होंने बोला शायद 15% जो चल रहा है वो साइंटिफिक है। रिचर्ड स्मिथ थे, वो भी एक एडिटर थे, वो भी वही बताए। जॉन आयोनेडिस, जिनको माना जाता है कि अव्वल नंबर के वो रिसर्चर, मेडिकल रिसर्चर, उन्होंने कहा है कि ऐसे सिचुएशन है जिसमें मैं 1% को भी बिलीव नहीं करता। हमारे जो BM हेगडे हैं वो खुला में बताते हैं कि जो करना चाहिए उसका उल्टा कर रहे हैं ये लोग, और डॉक्टर्स को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो खाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जो सिचुएशन है, इससे बचने के लिए हमें वही जो हम जिसको नकार चुके हैं, जो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, इसको अपनाना चाहिए। और जो है बॉडी, जो है बॉडी डॉक्टर है, बॉडी अपने आप का ख्याल रखता है, ये सेल्फ जेनरेटिंग, सेल्फ क्यूरेटिव मैकेनिज्म है। अगर ये डॉक्टर लोग नहीं रहते, कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं रहता दुनिया में, तो भी ये बॉडी अपने आप को हेल्दी रखने का प्रक्रिया उसके अंदर में है। हमारे जो एक्यूट डिजीज हैं, जैसे बीमार, ये फीवर, कोल्ड, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब बॉडी का अपना रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म है। और इसको हम लोग जो एंटीबायोटिक्स और ये देके बंद कर रहे हैं, अमृत बूटी देके, तो हम इसको बिगाड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारे इतने क्रॉनिक डिजीज आ गए सोसाइटी में। जो शोध हमारे बताते हैं कि 95.4% वर्ल्ड का पॉपुलेशन बीमार है। ये कैसे हो गया? इतना अगर मेडिसिन साइंटिफिक है, तो ये लोग बीमार क्यों पड़ गए? और 54.1% चिल्ड्रन क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज बच्चों में होना ही नहीं चाहिए। उनका इम्यून सिस्टम, उनका जो बॉडी के सिस्टम हमसे स्ट्रांग है, लेकिन ये हो रहा है। और पहले बताए थे कि डिजीज जो है चला गया तो अभी जिएगा, लेकिन अभी का जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, 74% लोग जो डेथ जो होता है सोसाइटी में, वो क्रॉनिक डिजीज से हो रहा है। उनका सब सारे जो थे आर्गुमेंट्स सब फेल हो चुके हैं। ये एक फेल्ड सिस्टम है, इसको अभी हटाना चाहिए, लेकिन ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसको हटाना
इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने इनके साथ नेगोशिएट करना बहुत दिन से बंद कर दिया है। ये सुनेंगे नहीं, ये जानते हैं लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो लोगों को जगाना है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है ये तो तभी लोग जागेंगे जब मैस लेवल पे इस चीज की वजह से जब वो डिस्ट्रक्शन देखेंगे, है ना। वही देख रहे हैं अभी, क्या देख नहीं रहे हैं? आप हम्म। देखिए किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओ, वो बोलेंगे कि इतना बीमारी हम अभी देखे नहीं। ये अमृत बूटी लगाने के बाद जो आ रहा है, जो हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्लड के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्रेन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेडीज के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, इतने ये में कभी दिखा नहीं है। और इन लोगों को ये जब वो बूटी लाए ये कंपनी, वो बोले कि देखो 4 साल में बहुत ही भयानक स्थिति होगी, तो आप हमें लीगल प्रोटेक्शन दो, जो शायद उनको मिल गया है। तो हम्म। 21 से शुरू हुआ है, आप देखिए 25 में क्या स्थिति होगी, और हमें बोला जाएगा नया बीमारी सब आए हैं। यही वो नया बीमारी का आधार वही है। और उस टाइम में भी वो यही अमृत देंगे लोगों को, और जो लेगा उसका हाल तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि जो लेगा उसका क्या हाल होगा। तो ये अभी एक एजेंडा बन गया है। ये जो सारा सिस्टम है, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एजेंडा बन गया है। और आप देखिए जो डॉक्टर्स पहले इतने बोलते थे, वो भी चुप पड़ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कितने मरे हैं आरटीआई देने से भी गवर्नमेंट बोलने के लिए राजी नहीं है। तो वो लोग खुद मरे हैं, वो लोग खुद भुगत रहे हैं। और देखेंगे आगे क्या दैट होता है। मीन्स कि दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ये सब कुछ जानती है कि ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट मतलब इसको सपोर्ट कर रही है खुलेआम, मतलब इसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। मैंने 2020 के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ ड्रामा, तो मैंने अपने पिताजी को बोला, मैंने पूरी फैमिली को बोला कि हाँ हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक हाथ से ये बीमारी लेके आते हैं और फिर दूसरे हाथ से क्योर लेके आते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों से ही हमारा नुकसान है। तो मुझे घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हो चुका है पागल, ये बकवास बातें करने लग गया है। तो मैंने स्टिल फिर भी अपने भाई को, अपनी वाइफ को, अपने मदर को, इनको नहीं लगने दिया। मेरे पापा पड़ोसियों के साथ जाके लगवा के आ गए। उनको शुगर की प्रॉब्लम, उनको बीपी की प्रॉब्लम। तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि पापा आपने ये क्या, 3 दिन बाद पता लगा मेरे को कि उन्होंने ये करवा लिया। मैंने बोला पापा आप ये क्या करवा लिया, पता नहीं अब कितने दिन मुश्किल से आप निकालोगे, क्योंकि ये जहर है, जहर ले लिया आपने। विद इन 1 मंथ उनको हार्ट अटैक आया, नाड़ियां सारी की सारी ब्लॉक हो गई। 1 महीना हॉस्पिटल में रहे, उनका ऑपरेशन भी हुआ, स्टंट डाले उन्होंने, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये तो मेरे घर के अंदर मैं केस देख रहा हूं जहां मैं जानता था कि ऐसी गड़बड़ होगी। लोगों को तो पता ही नहीं है। लोग जानते 99% लोग तो अंधे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो मानने को ही तैयार नहीं है। और अब जब उनके पड़ोस में हर कोई हार्ट अटैक की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, इस टाइप की बीमारियों से जब ग्रसित हो रहा है ना, तब वो थोड़ा सा लिंक जोड़ पा रहे हैं कि हाँ कुछ पागल लोग थे जो कह रहे थे कि बूटी नहीं लेनी, इस अमृत बूटी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। अब वो थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन अब ये नई नई डोज लेके आ रहे हैं, थर्ड डोज लो, नहीं तो आप नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो सकते। तो इसमें मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये तुम्हारा टेस्ट है, ये वो भगवान टेस्ट ले रहा है कि तुम किस हद तक सिस्टम पे डिपेंडेंट हो। अगर तुम अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, आंख खोल के सुनना स्टार्ट करोगे, भगवान का भक्ति करना स्टार्ट करोगे, नाम जप करना स्टार्ट करोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें ये ट्रुथ अपने आप पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लोग माया में इतने लिप्त हैं, वो देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। आज हर कोई बात कर रहा है इसके रिगार्डिंग कि हमने जो अभी 2 साल 3 साल जो जो गड़बड़ लिया है उसमें कुछ गड़बड़ थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे लीडर हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, जो राम के नाम पे वोट तो ले रहे हैं और जीत भी जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन वो क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस सत्य को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास तो सारा डेटा है, सारे फिगर्स हैं उनके पास। देखिए ये जो इंडस्ट्री, एंटायर इंडस्ट्री, वो दुनिया को कंट्रोल करती है। हमको लगता है कि हम लीडर्स चुनते हैं, हमको लगता है कि गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है। लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, कॉरपोरेट रूल शुरू हुआ है। और ये लोग इसलिए नहीं बता पाएंगे कि वो पावर के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखिए अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, वो हमारे बड़े बड़े लीडर जो जाके अटेंड करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लीगल स्टेटस क्या है?
जीरो। हम्म। वो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है कि सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां जाके अटेंड करें उनका मीटिंग। और वो स्टिल वो लीडर्स जो तो बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि वो जो बोलते हैं पूरी वही दुनिया होता को है, फॉलो करना पड़ रहा है। और उन्हीं का एजेंडा है ये 2030 तक का। फॉलो करना पड़ता है। उन्हीं का एजेंडा है। हाँ हाँ, वो तो बहुत पहले से ये 50-60 साल का ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसे सारे और भी मीटिंग्स होते हैं। और आगे की जो डिजीज एक्स के बारे में ये बता रहे हैं, वो डिजीज एक्स भी आएगी, उनके लिए फुल तैयारी कर रहे हैं वो। WHO का पेंडेमिक ट्रीटी मई महीने में पूरा साइन हो जाएगा। और फिर वो और भी जो लीगल हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने कोर्ट में क्या बताया कि बूटी लेना कोई कंपल्सन नहीं था, वॉलेंट्रीली लोग लिए हैं, इसलिए हम कंपनसेशन नहीं दे सकते। लेकिन WHO ट्रीटी होने के बाद वो कंपल्सन हो जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। आपको अगर नहीं लेंगे तो घसीट के ले जाएंगे जेल में, वहां फोड़ देंगे, ऐसा स्थिति आएगा। तो तो ये अभी जो मेरे स्थिति हिसाब से आ तो रहा फिर है, ये सारे गद्दी छोड़ने, गद्दी इनकी छूटने वाली है सबकी। जो गद्दी से इतना देखेंगे प्यार करते हैं और उस गद्दी पे आके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये निभाते नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। सबकी गद्दी छूटेगी, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक हो, चाहे इस देश के राजा हो। सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सब आ जाएंगे वो अब पाताल में। मैं आपको जो बताया था ना, 2025 के एंड तक एक नए लीडर आएंगे। तो वही लीडर को डिसीजंस लेंगे, उनका ही जो करेज रहेगा कि सिस्टम के अगेंस्ट में जाके डिसीजन लेना, वही लेंगे। और हमारे अभी जो प्रेसिडेंट हैं, उनको आप कुछ कम मत समझिए। वो भी एक बहुत बड़े एंटिटी है। और हम्म। हमें तो मालूम था पहले से कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, हमको पहले से हम्म। मालूम था। हम्म। वो बने हैं, उनका काम है, वो करेंगे। और जो आएंगे उनका काम वो करेंगे, कुछ एक्टिविस्ट देंगे। जो लड़ाई हम्म। होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम्म। और हमें भी लड़ना है, क्योंकि आप अगर नहीं लड़ो तो भी मरोगे, हम्म। आप अगर लड़ोगे तो भी मरोगे। तो हम्म। जो है ना, लड़के लड़के मरो, मरना, उसमें लड़के मरो, शहीद तो हो, एटलीस्ट शहीदी में तो नाम आए। लड़के मरो। वो श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई तू अगर नहीं लड़ेगा, और तुझे लोग कैसे याद करेंगे कि ये मैदान छोड़ के भाग गया है। तो जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। तो तू डर मत। ऐसे भी जो है ना, जो बाद में पता चला कि एक चक्र आके महाभारत युद्ध लड़ा था। हाँ। हम्म। तो वैसे ही वो चक्र भी अभी एक्टिव है। वो चक्रा इस साल से वो अपना काम शुरू कर दिया, वो चक्रा ही सब कुछ हो जाएगा। हम्म। और जो उससे अलाइन करेगा, वो हम्म। मरना तो है ही है भाई। मरना तो कौन हर किसी जिंदा को रहेगा है एक ना साथ एक दिन तो। में? हम्म। हर किसी को है। लड़के हम्म। मरो, ठीक रह के मरो, भगवान का नाम मुंह में लेके मरो। हम्म। तो उसमें ही बेहतर अच्छा ही है। और जो बिल्कुल। जो इस लड़ाई में जो असुर के साथ देंगे, उनके बारे में भी प्रेडिक्शन है, जो भी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत ही भयानक प्रेडिक्शन है उनके बारे में। हम्म। और क्या बोले यार, जो आप अगर जानेंगे तो आपका जो है ना, पूरा दिमाग घूम जाएगा। हम्म। तो ठीक है, वो अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। और जीतना तो हमें ही है, क्योंकि लिखा गया है धर्म कभी कि हार नहीं जो सकता है ना सर। सच्चाई की जीत धर्म, होगी। और धर्म तो सच्चाई हार ही की नहीं नींव, धर्म की सकता। नींव लेकिन ही एक सच्चाई टाइम है और वो कभी हार नहीं सकता। धर्म खुद लेकिन की एक रक्षा टाइम ऐसा करने के लिए आएगा, सक्षम है। एक टाइम, हाँ हाँ, सक्षम है, वो खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम है। लेकिन एक टाइम वो बोलते हैं ना कि धर्म अभी 3 टांग में खड़ा है। और भी चौथा टांग भी चला जाएगा। अब देखिए, बहुत ही भयानक स्थिति होगा, फिर वो जब खड़ा होगा वो चारों टांग में खड़ा होगा। तो वही जो स्थिति है ना, 25-26 में हम बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन फिर हम धर्म को खड़ा होते हुए भी हम देखेंगे, जान पाएंगे कि धर्म अभी खड़ा हो गया। यही तो तो टेस्ट है सर, श्री कृष्ण ने तो यही तो ये बोला जो था कि भाई एक बार ये तो तो ये लगेगा हाँ, कि अधर्म जीत गया। अधर्म ने लगेगा। सब कुछ कॉन्कर कर लिया, धर्म बिल्कुल हार चुका है, एक बार तो हर किसी को ये लगेगा। लेकिन वही टाइम होता है उसका बाउंस बैक करने का। तो
बाउंस टेस्ट बैक करने यही है, भरोसा रखना, अगर तुम सच्चे हो, सही रास्ते पे हो, तो तुम नहीं हार सकते। इस बात को जान के मतलब हमेशा अपने जहन में रखना, तुम कभी नहीं मर सकते, सिर्फ ये शरीर मरेगा, तुम कभी नहीं मरते, का। शरीर हमेशा रहते हो, इस बात को मरने याद का रखना। सवाल ही नहीं, मरने का सवाल ही नहीं है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अब सर 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के बाद ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो आज के लिए मुझे लगता है हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करा है। अगर स्टिल आपको फिर भी लगता है कि कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, तो जब आप बोलेंगे तब हम इस चीज को दोबारा से एक वीडियो और आपके साथ करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी, मेरे को बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके। आपको आपको सब कुछ पता है। आपको, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और किस तरीके से हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से बात होती है, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सेम तरीके से अलाइन करते हैं आने वाली चीजों में। बाकी तो हम ऐसे लोग, नॉर्मल लोगों से तो मिलते ही हैं जो सो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, जिनको सिर्फ ये करना है कि भाई हमें अपना अपनी रोटी मिल जाए, खाना मिल जाए, और हमें और कुछ नहीं है। तो बड़े लेवल पे जब हम चीजों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड होती हैं। और आपसे बात करके मुझे इन चीजों के बारे में पता लगा, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।